आज हम देखेंगे इकाई 2 जिसमें हम प्रारंभ करने वाले हैं नगरीकरण। नगरीकरण क्या है? गांव से नगर बन जाना, ये कहलाया जाता है नगरीकरण। यह प्रक्रिया उद्विकासीय प्रक्रिया है। उद्विकासीय प्रक्रिया अर्थात वह प्रक्रिया जो धीरे धीरे सतत निरंतर एक क्रम में पूरी होती है। पहले गांव थे, गांव से कस्बे बने, कस्बों से नगर बने। गांव भी जानते हैं हम, नगर भी जानते हैं, पर कस्बा क्या है? इन दोनों के मध्य का स्थान या इन दोनों के मध्य की स्थिति, जहां पर हालात गांव जैसे भी है और शहर जैसे भी है, और सुविधाएं शहर जैसे भी है और अभाव भी मिलेंगे जो गांव में होते हैं। यहाँ के लोगों का जीवन स्तर गांव जैसा भी होगा और नगर जैसा भी होगा। ऐसे स्थान को हम कस्बा कहते हैं। और शहर या नगर जहाँ पे सभी सुख सुविधाएं होगी, जीवन स्तर अच्छा होगा, लाइफस्टाइल हाई होगी, उसे हम क्या कहते हैं? नगर कहते हैं। तो हम नगरीकरण को देखते हैं तो सिटी, नगर से आशय है सिटी। अंग्रेजी का शब्द सिटी नगर के लिए उपयोग किया जाता है, जो लैटिन भाषा के शब्द सिविटास का अंग्रेजी रूपांतर है। लैटिन भाषा के शब्द सिविटास का अंग्रेजी रूपांतरण, जिसका अर्थ होता है नागरिकता। जब एक क्षेत्र और या जब किसी क्षेत्र पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता है, वहां पर सुख सुविधाओं में वृद्धि होने लग जाती है, लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन होने लग जाता है, तो हम उसे नगरीकरण कहते हैं। वहां पर सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मिलना प्रारंभ हो जाती है। अब हम देखते हैं नगरीकरण की विशेषताएं। तो सबसे पहली है गांवों का नगरों में परिवर्तन। एक गांव था, उस गांव में प्लाटिंग हुई, लोगों ने प्लाट्स लिए, घर बनाए, जनसंख्या वृद्धि हुई और प्लाटिंग हुई और घर बने। वहाँ पे धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती गई और धीरे धीरे जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ सुविधाओं का आगमन होने लग गया, सुविधाएं मिलने प्रारंभ होने लगी, जिस कारण क्या हुआ कि वह गांव कालांतर में कस्बा और कस्बे से नगर में परिवर्तित हो गया। फिर उसके बाद गैर कृषि व्यवसाय, जो नगर है वहां पर कृषि नहीं की जाती। वहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय नौकरी करना, चाहे वो शासकीय क्षेत्र की हो या निजी क्षेत्र की हो, या व्यापार करना अर्थात बिजनेस करना होता है। यहाँ पे कृषि के अतिरिक्त दूसरे व्यवसायों को महत्व दिया जाता है। बहुत ही कम लोग रहेंगे जो कृषि करेंगे, पर वो नहीं जैसी होगी। ठीक है। फिर उसके पश्चात अगली विशेषता है जनसंख्या का ग्रामों से नगरों में पलायन। यदि मैं किसी जॉब को करता हूँ और मुझे वहाँ पर सैलरी अच्छी मिल रही है, या कोई व्यक्ति किसी जॉब को करता है और किसी दूसरे स्थान पर कर रहा है, उसे सैलरी अच्छी मिल रही है और इतना दूर क्षेत्र है कि वह रोज आ जा नहीं सकता, तो इस स्थिति में क्या करता है? वह जब तक उसकी नौकरी है तब तक उस क्षेत्र में जाकर रहने लगता है। पहले तो किराए से रहता है, फिर विवाह वगैरह होने के बाद हो सकता है कि वहाँ किराए से ही रहे या खुद का घर बना ले, और फिर बाद में हो सकता है कि वहीं पे स्थायी हो जाए। तो ऐसा कई लोग करते हैं, चाहे वो कारखानों के श्रमिक हो या किसी शासकीय अशासकीय नौकरी के किसी शासकीय अशासकीय नौकरी करने वाले हो। तो उससे क्या होता है कि गांवों से जनसंख्या का पलायन होता है और वहां पर नगर बन जाते हैं। जनसंख्या का पलायन किस कारण होता है? रोजगार की प्राप्ति के लिए। यदि आपके गांव से कोई पीथमपुर गया, ठीक है, तो पीथमपुर में बस गया, तो क्या हुआ? पीथमपुर का नगरीकरण हुआ। पीथमपुर एक गांव था, गांव से अब इतना बड़ा नगर बन गया है। ठीक है। फिर उसके पश्चात
विलासी प्रवृत्ति। भाई नगर है, सब सुख सुविधाएं है, तो यहाँ की प्रवृत्ति कैसी होगी? विलासी होगी। आधा किलोमीटर भी जाना है तो बाइक या सिटी बस से या रिक्शा से। यहाँ पर बिल्कुल लाइफस्टाइल अच्छी होगी, आपको आराम करने के लिए बिल्कुल गद्देदार मुलायम बिस्तर मिल जाएंगे, मनोरंजन के लिए आपका टीवी, सिनेमा घर, पार्क, ठीक है, एडवेंचर प्लेस। पर गाँव में इन चीज़ों का क्या होता है? अभाव होता है, अर्थात विलासी प्रवृत्ति एक विशेषता है नगर की। उसके पश्चात अधिक जनसंख्या। अब नगर है, यहाँ पर बाहर से भी लोग आ रहे हैं, रह रहे हैं, अपना घर बना के रहते जा रहे हैं, तो यहाँ की जनसंख्या कैसी होगी? अधिक होगी, ठीक है। फिर उसके पश्चात है औपचारिक संबंध। जैसे गाँव में हमारे, चाहे हमारे रिश्ते का हो या ना हो, हमारे उसके साथ संबंध प्रत्यक्ष होते हैं, घनिष्ठ होते हैं। पर यहाँ पर क्या होता है? औपचारिक संबंध होते हैं, बस मिले तब तक के हाय हेलो, फॉर्मल संबंध कहते हैं ना हम जिसको। कभी कोई हमें मिल गया, हेलो हाय कैसा, क्या खाना खाया, ये वो, कैसा, मेरा ये काम कर देना, वो काम हो गया, खत्म। इस प्रकार के संबंध होते हैं। अगला है स्वार्थी संबंध, स्वार्थीपन। नगरीय लोगों का जो व्यवहार होता है वो स्वार्थी, बस हमें अपना काम करना है, बाकी हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। पर गाँव में अगर कोई सामने हमारे गिर गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो हम उसे उठाएंगे, उसे पानी पिलाएंगे, हो सके व्यवस्था हो तो उसे हॉस्पिटल ले जाएंगे। पर शहरों में ऐसा नहीं, गिर गया तो गिरने दो, मरता है तो मरने दो, हमें क्या करना, हमें इन पचड़ों में नहीं पड़ना, अर्थात स्वार्थीपन होता है। उसके पश्चात है द्वितीयक संबंध, ठीक है। द्वितीयक संबंध ये वही पॉइंट है जो औपचारिक संबंधों को है, इसको हमने घुमा फिरा के दे दिया। मतलब यहाँ पे संबंध कैसे द्वितीय है, प्रत्यक्ष या घनिष्ठ संबंध नहीं है, काम चलाओ संबंध है। फिर उसके पश्चात हम देखते हैं भारतीय समाज पर प्रभाव। इसका नगरीकरण का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव हो रहा है? तो उसमें परिवार का आकार, पहले हमारे परिवार संयुक्त थे, अब नगरीकरण से क्या हो गया? परिवार का आकार छोटा हो गया, पति पत्नी और उनके संतान, मतलब एक ही परिवार बन गया। यहाँ पर उसके पश्चात विवाह पर प्रभाव। गाँवों में एक निश्चित आयु होने के बाद व्यक्ति का विवाह किया जाता है और विवाह अपने ही जाति के वर या वधु से होता है। पर शहरों में ऐसा नहीं है, शिक्षा का प्रभाव बढ़ा, रोजगार की लालसा में विवाह की आयु में वृद्धि हुई, अब प्रेम विवाह होने लगे, अंतर जातीय विवाह भी होने लगे, ठीक है। अगला है जाति प्रथा पर प्रभाव। गाँवों में जाति प्रथा कठोर रूप से मानी जाती है, पर शहरों में ऐसा नहीं है। अब व्यक्ति यह नहीं देखता कि मैं किस जाति का हूँ या फला व्यक्ति किस जाति का है। यहाँ पर छुआछूत या खान पान संबंधी प्रतिबंध भी अब शिथिल हो गए। उसके पश्चात है ग्रामीण समुदाय पर प्रभाव। ग्रामीण समुदाय पर प्रभाव पड़ेगा, उसका कैसा आकार होगा ग्रामीण समुदाय का, या ग्राम का आकार कैसे होने लगेगा? छोटा होने लगेगा। अगर वो व्यक्ति वहीं पे रहता तो हो सकता था कि गांव का आकार बड़ा होता, पर अब क्या हो गया कि वो व्यक्ति, गांव का व्यक्ति कहीं और जाकर रहने लग गया तो वहां का आकार छोटा होगा ना। उसके पश्चात आर्थिक क्षेत्र पर प्रभाव। अब यहाँ पर क्या हो गया भाई, हम व्यवसाय करने लगे, व्यापार करने लगे, नगरों में हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगी। पर गाँव में ऐसा था क्या? नहीं, कृषि और मजदूरी ही करते थे। उसके पश्चात है राजनीतिक क्षेत्र का प्रभाव। नगरों में बड़े बड़ी राजनीतिक पार्टियों के कार्यालय, बड़े बड़े शासकीय कार्यालय, जहाँ पे कई नेता लोग, मंत्री लोग अपना कार्य करते हैं, तो राजनीतिक क्षेत्र का प्रभाव नगरों में होता है। वहाँ नगरों से ही राजनीति अर्थात विकास से संबंधित या किसी प्रकार से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है और वह संपूर्ण देश पर लागू किया जाता है। जैसे दिल्ली में होती है योजना और हम सब पर लागू हो जाती है, भोपाल में योजनाएं बनती है और हम सबको उसका पालन करना होता है। फिर उसके पश्चात धार्मिक क्षेत्र पर प्रभाव। पहले कठोरता थी धर्म के प्रति, पूजा पाठ करना, कर्मकांड करना, हमें करना ही है। और अब शहरों में ऐसा नहीं है, हमें कोई बोलने वाला नहीं है, हमें अगर पूजा पाठ करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। यदि हम किसी दूसरे धर्म के और कोई व्यक्ति किसी और धर्म का, तो हमें
कोई उससे प्रॉब्लम नहीं, बस हम बढ़िया मिलजुल कर रहेंगे क्योंकि हमें उस व्यक्ति से काम है या कोई स्वार्थ है। तो उसके पश्चात सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में परिवर्तन। यहाँ पर क्या हो गया, हमारे रीति रिवाज परंपराओं में भी परिवर्तन होने लगा क्योंकि हम अपनी जड़ या अपने गांव से ही दूर हो गए तो हमें कौन देखने वाला है कि हम अपने जाति धर्म संप्रदाय के रीति रिवाजों को पर्वों को उस तरह से मनाते हैं या नहीं मनाते। जैसा हम वहाँ के लोग मनाते हैं वैसे ही मनाने लग जाते हैं। उसके पश्चात है व्यापार का विस्तार। अब व्यापार क्या हो गया, नगरीकरण के कारण बड़ा होने लग गया। अब ट्रांसपोर्ट के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक के लिए साधन मिल जाते हैं, सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। इससे व्यापार में क्या हो गया, वृद्धि हो गई, कारखानों का निर्माण हुआ, उससे उत्पादन में वृद्धि हुई, यातायात और संचार के साधनों में वृद्धि। नगरों में जाने के लिए आपको कई साधन मिल जाएंगे। नगर में गए वहां से एक स्थान और दूसरे स्थान पर जाने के लिए भी आपको कई साधन मिल जाएंगे, जो नगरीकरण का ही प्रभाव है। नगरों में आपको कहीं पे भी साधन की दिक्कतें नहीं मिलेगी। और संचार के साधनों में भी वृद्धि, वहाँ पर आपको बढ़िया मोबाइल नेटवर्क अच्छा चलेगा, आपको कई केबल नेटवर्क मिल जाएंगे, आपको समाचार पत्र मिल जाएंगे, आपका इंटरनेट अच्छा चलेगा, आप मोबाइल पे या फ़ोन पे अच्छे से बात कर सकते हो। और अगर यही बात हम गांव के संदर्भ में करें तो यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत समझौता करना होगा। वर्तमान समय में उतना तो नहीं करना पड़ता, पर फिर भी कभी कभी थोड़ा समझौता करना होता है। फिर उसके पश्चात है शिक्षा की प्राप्ति। कैसे, सरलता से। गाँवों में हमें प्राइमरी, मिडिल या हाई स्कूल तक की शिक्षा मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा हो गया सेकेंडरी तक की। और उसके बाद के हायर एजुकेशन, चाहे मेडिकल फील्ड से हो या टेक्निकल फील्ड से हो या आईटी फील्ड से हो या रिसर्च से संबंधित हो, उसके लिए हमें शहरों की ओर ही दौड़ लगाना पड़ता है, जो शहर में आसानी से मिल जाते हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े कॉलेज ये शहरों में ही होते हैं। फिर उसके पश्चात है राजनीतिक शिक्षा। यहाँ पर राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र होने के कारण, राजनीतिक कार्यालय होने के कारण कैसे हमें देश के विकास के लिए नीति बनाना है, किसी राजनीतिक पार्टी में किस प्रकार हम अपने स्थान को बढ़ा सकते हैं, अपनी महत्ता बढ़ा सकते हैं, ये सब हमें सीखने को कहाँ से मिलता है, शहरों में मिलता है। उसके पश्चात सामाजिक सहनशीलता। कई जाति धर्म संप्रदाय के लोग हैं, एक साथ रहते हैं, फिर भी हमें किसी के रीति रिवाज, किसी की जाति धर्म संप्रदाय संस्कृति से कोई भी परेशानी नहीं। यह है सामाजिक सहनशीलता। इसमें नगरीकरण के कारण ही हुआ ये सब भारत में। फिर उसके पश्चात गंदी बस्तियों का विकास। अब ये भी हुआ है नगरीकरण का प्रभाव। गंदी बस्तियाँ जहाँ पर सुख सुविधाएं नहीं, अपराध हो रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, साफ सफाई नहीं, स्वच्छता नहीं, ऐसी बस्तियों का विकास नगरीकरण के कारण हो रहा है। फिर उसके पश्चात विभिन्न समस्याएं, जिसमें अपराध, उन अपराधों में चोरी, डकैती, हत्याएं, बाल श्रम, होटलों में देखे जाते हैं बच्चे कार्य करते हुए, चाय की दुकानों में देखे जाते हैं छोटे बच्चे, भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति और न जाने ऐसे कौन कौन से अपराध, कौन कौन सी बहुत सी समस्याएं। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण है ना, तो ऐसी कई समस्याएं हमें नगरीकरण के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। तो ये था आपका नगरीकरण MA समाजशास्त्र प्रथम सेमेस्टर के लिए चतुर्थ प्रश्न पत्र।